नमस्कार दोस्तों। अरे ठीक है ना। मुझे क्या करना है किसी के सुख दुख से? क्या मैंने ही ठेका ले रखा है पूरे परिवार के लोगों के बारे में सोचने के लिए? एक औरत जो वास्तव में अपने परिवार वालों से सच्चा प्यार करती है, सही सोच रखने वाली गृहिणी होती है, वह ऐसा कभी नहीं सोचती। उसे परिवार के हर एक सदस्य के स्वास्थ्य से लेकर उसके पसंद नापसंद की चिंता लगी रहती है। लेकिन समय आने पर जरूरी नहीं कि वे सारे सदस्य उनकी भी उतनी ही फिक्र करें। तब वह माँ, वह पत्नी टूट सी जाती है और उसका टूटना स्वाभाविक भी है। तो दोस्तों, आज की कहानी भी ऐसी ही सामाजिक और प्रेरणादायक पारिवारिक कहानी है जो आपको सोचने पर मजबूर कर देगी। इसीलिए दोस्तों, कहानी को अंत तक जरूर सुनिएगा। तो चलिए सुनते हैं आज की कहानी। सुबह के 6 बजे घनश्याम जी पार्क में बैठे बैठे सोच रहे थे कि न जाने क्या हो गया है ममता को, हमेशा बुझी बुझी सी रहती है। खैर, अपनी सुबह की सैर करके घनश्याम जी जब घर पहुँचे तो देखा रोज की तरह ममता जी मंदिर में पूजा कर रही है। सुबह सवेरे उठकर ममता जी नहा धोकर ईश्वर की आराधना में लीन हो जाती। घनश्याम जी अपनी मॉर्निंग वॉक से लौट आते, लेकिन वो वहीं ईश्वर की सेवा में ही रहती। घनश्याम जी ममता जी को घर के मंदिर में बैठे हुए देखकर सोचने लगे, अभी तक भी ममता मंदिर में ही बैठी है, पर उन्होंने कुछ कहा नहीं और वे नहाने के लिए चले गए। 2 घंटे तक ईश्वर की आराधना करने के बाद ममता जी किचन में गई और नाश्ता तैयार करने लगी। नाश्ता तैयार करने के बाद उन्होंने नाश्ता टेबल पर लगा दिया। ममता जी घनश्याम जी के आने का इंतजार कर रही थी। जैसे ही घनश्याम जी आए तो उन्होंने उनके लिए और अपने लिए नाश्ता लगाया और खामोशी के साथ नाश्ता करने लगी। घनश्याम जी ममता जी को देखकर हैरान थे और वह बहुत चुपचाप थी। इतना खामोश उन्होंने आज से पहले उन्हें कभी नहीं देखा था। पिछले 1 महीने से ममता जी के व्यवहार में आए परिवर्तन से घनश्याम जी काफी परेशान थे। उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर बात क्या है। सारा दिन चहकने और होठों पर मुस्कान लिए घर के कामों में व्यस्त रहने वाली ममता अचानक से शांत कैसे हो गई? ममता जी का ईश्वर पर पहले भी श्रद्धा और विश्वास था, लेकिन इस प्रकार वह सारा दिन ईश्वर आराधना में नहीं डूबी रहती थी। सभी से मिलती जुलती थी, बातचीत करती थी। इस तरह से शांत और बुझी बुझी सी तो कभी नहीं रहती थी। ममता जी कम से कम दिन में एक बार तो अपने दोनों बेटों से जरूर फोन पर बात करती थी, लेकिन अब तो वह बच्चों को भी फोन नहीं करती थी। बस चुपचाप या तो ईश्वर की आराधना करती थी या घर के काम निपटाती। उन्होंने घनश्याम जी से भी हंसना बोलना बात करना बहुत कम कर दिया था। आखिर ममता जी को क्या हुआ है? घनश्याम जी और ममता जी के 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम ओम और छोटे बेटे का नाम सोम था। बड़े बेटे की शादी माही के साथ हुए 5 साल हो चुके थे, जो विदेश में था और वहीं पर सेटल हो गया था। उनकी एक बेटी श्रद्धा थी। दूसरा बेटा सोम और उसकी पत्नी पूर्वा बेंगलुरु में एक आईटी कंपनी में थे। उनका भी एक बेटा था, उसका नाम था अयान। इधर ममता जी की चुप्पी घनश्याम जी को बेहद बेचैन कर रही थी और उधर ममता जी इस दुविधा में थी कि वह किस प्रकार से अपने मन की व्यथा को घनश्याम जी के संग साझा करे। ममता जी नहीं चाहती थी कि वह घनश्याम जी को उस सच्चाई से अवगत कराए जिसे सुनकर उन्हें दुख हो या उनके मन को ठेस पहुँचे। वह असमंजस में थी कि वह कैसे कहे कि जिन बच्चों पर वह अपनी जान छिड़कती थी, उनके एक फोन कॉल पर वह सब कुछ छोड़ छाड़कर उनके पास दौड़ी चली जाया करती थी, आज उन्हीं बच्चों को अपने ही माता पिता की उपस्थिति चुभने लगी है। बच्चे
उनके प्यार और दुलार को भी सिरदर्द समझते हैं। दरअसल ममता जी अक्सर घनश्याम जी को अकेला छोड़कर कई दिनों के लिए कभी बड़े बेटे या फिर कभी छोटे बेटे के पास उनके बच्चों को संभालने के लिए चली जाया करती थी। घनश्याम जी ने भी कभी ममता जी को मना नहीं किया जाने के लिए, भले ही ममता जी की अनुपस्थिति में उनका काम बढ़ जाया करता था। उन्हें ऑफिस के साथ ही घर का काम भी देखना पड़ता था। ममता जी के दोनों बहू बेटे वर्किंग थे और उन्हें भी ममता जी की मदद की आवश्यकता पड़ती तो दोनों बेटे अपनी अपनी ज़रूरत के हिसाब से ममता जी को अपने पास बुला लिया करते थे। पिछले महीने जब घनश्याम जी अपनी नौकरी से निवृत्त हुए थे तो पूरा परिवार इकट्ठा हुआ था। दोनों बेटे बहू, उनके बच्चे सभी आए हुए थे। यह देखकर ममता जी और उनके पति दोनों को यह सोचकर अति प्रसन्नता हुई थी कि आज के ज़माने में जहाँ बच्चे अपने माता पिता को बोझ समझते हैं, वहीं उनके बच्चे उनका कितना ख्याल रखते हैं। ममता जी अक्सर अपनी सखियों के मध्य कभी भी यह कहने से नहीं चूकती थी कि मेरे बच्चे मेरा अभिमान है। वह अक्सर घनश्याम जी से कहती भी थी, अभी तो मैं मेरे बच्चों के पास उनकी ज़रूरत के हिसाब से जाती हूँ, लेकिन देखते रहिएगा, आपके रिटायरमेंट के बाद हम दोनों बच्चों के पास ही चलकर रहा करेंगे। जो माता पिता अपने बच्चों के लिए सब कुछ करते हैं, वहीं बच्चे जब माता पिता को बोझ समझने लगे तो माता पिता के हृदय पर क्या गुजरती होगी। यह बात वह आज अच्छी तरह से समझ चुकी थी, परंतु वह घनश्याम जी को सब कुछ बताकर उनके मन को ठेस नहीं पहुंचाना चाहती थी। वह अकेले ही इस स्थिति से उठने वाली पीड़ा को सहन कर रही थी। वह पीड़ा इतनी ज़्यादा थी कि उनका किसी भी काम में मन नहीं लग रहा था। उनका किसी से बात करने का, हंसने बोलने का मन नहीं करता था। बस अपने मन की शांति के लिए उन्होंने ईश्वर की ज़्यादा से ज़्यादा आराधना करनी शुरू कर दी थी, लेकिन फिर भी उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी। ममता जी तो पति की रिटायरमेंट के बाद बच्चों के पास जाकर रहना चाहती थी, लेकिन उनको कहाँ पता था कि उनके अपने ही बच्चों के विचार उनके प्रति ऐसे हैं। घनश्याम जी के रिटायरमेंट पार्टी के बाद जब सभी बैठकर बातें कर रहे थे तो बड़े बेटे ने कहा, मम्मी अब आप पापा जी के पास ही रहना, अब उन्हें आपके साथ की ज़रूरत है। बड़े बेटे ने एक बार भी यह नहीं कहा कि मम्मी आप पापा जी के साथ हमारे पास आकर रह जाइएगा। बड़ा बेटा और बहू यह कहकर चले गए और छोटा बेटा और बहू जाने की तैयारी में लगे थे। उनकी छोटी बहू पूर्वा को नारियल के लड्डू बहुत पसंद है। यही सोचकर जब ममता जी ने अपने हाथों से नारियल के लड्डू बनाए और एक टिफिन में लेकर जब उनके कमरे के करीब पहुंची ही थी कि वह दरवाजे पर ही ठिठक गई। पूर्वा अपने पति सोम से कह रही थी, देखो जी, अब हमें मम्मी जी की ज़रूरत नहीं है। अयान भी बड़ा हो गया है, तुम उन्हें अपने साथ चलने को मत कहना, क्योंकि अब वह अकेली नहीं, उनके साथ पापा जी भी चलेंगे। पापा जी रिटायरमेंट हो गए हैं। तुमने देखा ना, तुम्हारे बड़े भाई ने बड़ी चालाकी से मम्मी जी को यह कह दिया कि मम्मी अब आप यहाँ पापा के साथ ही रहना, पापा को आपके साथ की ज़रूरत है। वह अपने साथ मम्मी पापा को लेकर भी तो जा सकते थे ना, परंतु उन्होंने ऐसा नहीं कहा, क्योंकि पहले तो मम्मी कुछ दिनों के लिए जाती थी, पर अब तो वह पापा के साथ ही जाएंगी और एक बार चली गई तो वह वापस नहीं आएंगे और अब उन दोनों का खर्चा भी तो उठाना पड़ेगा। वैसे भी इतनी महंगाई हो गई है, सारा बजट बिगड़ जाएगा। इसलिए वे चालाकी से मना करके चले गए और मम्मी पापा को इस चीज़ का पता भी नहीं चला कि वो पल्ला झाड़कर चले गए हैं और हमारे ऊपर बोझ डाल गए। तभी सोम बोला, हाँ मुझे मालूम है, मैं नहीं बोलूँगा मम्मी को साथ चलने के लिए, ठीक है? वो जैसे यहाँ पहले रह रहे थे वैसे ही अब भी रह लेंगे, क्या दिक्कत है? तभी पूर्वा कहती है, हाँ अगर मम्मी पापा हमारे साथ आकर रहने लगे तो हमारी पूरी लाइफ स्टाइल डिस्टर्ब हो जाएगी और
मम्मी तो चलो घर के काम में भी हाथ बटा देगी, मगर पापा तो कुछ भी नहीं करेंगे और बैठकर उन्हें खिलाना पड़ेगा, जो कि मेरे बस की बात नहीं है। अरे तुम चिंता मत करो, मैं उन्हें अपने साथ ले जाने के लिए बिल्कुल भी नहीं कहूँगा। यह सब सुनकर ममता जी के पैरों तले मानो जमीन ही खिसक गई। उनके दिल को बहुत धक्का लगा और वह पूरी तरह से टूट गई। बेटे और बहुओं ने उनके प्यार और जज्बातों का फायदा उठाया, यह सोचकर ममता जी ने चुप्पी साध ली थी। बहुएं तो चलो पराए घर की हैं, परंतु बेटे तो अपने पेट के जने हैं। जब बेटों को ही हमारी कदर और इज्जत नहीं है, तो बहुएं हमारी क्या इज्जत करेंगी। जिन बच्चों की परवरिश, पढ़ाई लिखाई, शादी ब्याह और उनके बच्चों को संभालने में अपनी उम्र का एक बड़ा हिस्सा गंवा दिया, आज वही बच्चे अपने माता पिता को बोझ समझ रहे हैं। यह दुख उन्हें अंदर ही अंदर खाए जा रहा था। एक दिन सुबह सुबह ममता जी ने घनश्याम जी से कहा, सुनिए जी, आज आश्रम में सत्संग है, मेरा वहाँ जाने का बहुत मन कर रहा है, मैं जाना चाहती हूँ, आप भी चलिए ना। यह सुनकर घनश्याम जी ने भी बगैर कुछ कहे हामी भर दी, जबकि वो ये सब बात अच्छी तरह से जानते थे कि ममता जी को आश्रम और सत्संग में कोई खास रुचि नहीं थी। फिर भी वह ममता जी को आश्रम ले जाने के लिए तैयार हो गए। दोनों नहा धोकर शहर से दूर आश्रम में जो सत्संग था उसमें जाने के लिए तैयार हो गए और निकल पड़े मन की शांति ढूंढने के लिए। ममता जी अपने अशांत मन को शांत करने के लिए कार में भी भजन सुनने लगी। घनश्याम जी बिना कुछ कहे चुपचाप कार को ड्राइव करते रहे। शहर से काफी दूर हाईवे पर निकल आने के बाद भी ममता जी चुप ही रही। तभी अचानक कार बंद हो गई। काफी कोशिशें करने के बाद भी स्टार्ट नहीं हुई। तब घनश्याम जी ने कार सर्विस सेंटर से बात की तो उन्होंने बताया कि उनकी एक ब्रांच हाईवे पर ही कुछ दूरी पर है, थोड़ी ही देर में मैकेनिक पहुंच जाएगा, तब तक आप लोग वहां पर इंतजार करें। हाईवे पर दूर दूर तक कोई नजर नहीं आ रहा था। तभी घनश्याम जी ने देखा कि रोड की दूसरी तरफ टीन और घास फूस से बनी छोटी सी झोपड़ी है, जहां से धुआं उठ रहा था। घनश्याम जी ने ममता जी से कहा, ममता, जब तक मैकेनिक नहीं आ जाता तब तक हम उस झोपड़ी में जाकर बैठते हैं। वहां से उठते धुएं से पता चल रहा है कि वहां पर चाय पानी भी मिल जाएगा। ममता जी ने अपनी सहमति जताई तो दोनों उस झोपड़ी की ओर बढ़ गए। झोपड़ी पर पहुंचे तो वहां पर एक बूढ़ी औरत मिली जो चूल्हे में दूध उबाल रही थी। झोपड़ी के अंदर एक बेंच रखा हुआ था और सामने एक लकड़ी की पटिया थी, जिस पर कांच की 2 बरनियां रखी थी, जिसमें एक में कुछ बिस्किट रखे थे और दूसरे में कुछ टॉफियां और चॉकलेट थे। घनश्याम जी और ममता जी को आया देखकर बुढ़िया बहुत खुश हुई और बोली, आइए साहब, आइए मैडम, अदरक इलायची वाली चाय बना दूं आप लोगों के लिए। ममता जी ने उदासी भरे लफ्जों में कहा, हाँ, अदरक इलायची वाली चाय बना दो। खुशी खुशी वह बुढ़िया चाय बनाने लगी और साथ साथ बातें भी करने लगी। कहाँ जा रहे हो मैडम आप लोग? ममता जी का मन बात करने का तो नहीं था, तो अनमने ढंग से उन्होंने जवाब दिया, आश्रम जा रहे हैं सत्संग के लिए। अच्छा, कहकर बुढ़िया थोड़ी देर रुक गई और फिर बोली, मैडम, वहीं आश्रम से कुछ ही दूरी पर एक पिकनिक स्पॉट है, वहाँ भी चले जाइएगा। वह भी बहुत अच्छी जगह है, आपको वहाँ जाकर अच्छा लगेगा। अभी ये सब बातें हो ही रही थी कि कार सर्विस सेंटर से मैकेनिक भी आ गया और घनश्याम जी उनके साथ कार की तरफ चले गए। चाय बनाती हुई उस बुढ़िया ने फिर से कहा, मैडम, चाय के साथ कुछ बिस्किट भी दे दूं? हाँ, बिस्कुट दे दो। तब तक घनश्याम जी भी आ गए। छोटे छोटे कांच के गिलास में चाय और एक चीनी मिट्टी के प्लेट में 4 बिस्किट देते हुए वह बुढ़िया बोली, लीजिए, आप लोगों के लिए गर्मा गर्म चाय तैयार है। चाय बिस्किट खाते समय ममता जी ने गौर किया कि सारा काम बुढ़िया अकेले ही कर रही है। चाय भी वही बना रही है और नाश्ता भी वही बना रही है
और सर्व भी वही कर रही है। केवल बर्तन उठाने और धोने के लिए उसने एक लड़का रखा है। इतना सारा काम करने के बावजूद भी उसके माथे पर जरा सी भी सिकन नहीं है। ऊपर से उसके चेहरे पर आए पसीने की बूंदें उसके चेहरे की आभा को और भी बढ़ा रहे थे। यह देखकर ममता जी चाय का घूंट लेती हुई बोली, तुम अपना सारा काम अकेली ही कर रही हो। तुम्हारा कोई अपना है या नहीं? तुम्हारे बच्चे या कोई अपना? इस पर वह मुस्कुराती हुई बोली, मैडम, सड़क के उस तरफ एक बस्ती है जहाँ मेरा पूरा परिवार रहता है। मेरे 4 बच्चे हैं, 2 लड़का और 2 लड़की। सभी की शादी हो गई है और उन सबके भी बच्चे हैं। सभी के बच्चे मेरी ही गोद में पले बढ़े हुए हैं, पर आज किसी को भी मेरी जरूरत नहीं है। पति को गुजरे भी जमाना हो गया है। फिर वह थोड़ी ठंडी सांस लेती हुई बोली, अब मैडम इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही जाना है, तो क्यों किसी के साथ की उम्मीद करना। अब बच्चों को मेरे साथ रहना पसंद नहीं है तो ना सही, मैं क्यों इसका गम मनाऊं और इस बात पर दुखी हूँ। दिन भर यहाँ काम करती हूँ, चाय नाश्ता बेचती हूँ और आराम से रहती हूँ। अकेली हूँ तो क्या गम है। उस बुढ़िया की बातें सुनकर ममता जी सोचने लगी, जब यह अकेली इतना खुश रह सकती है तो वह क्यों नहीं। उनके साथ तो उनका हमसफर भी है। बुढ़िया की बातों के साथ साथ ममता जी और घनश्याम जी ने चाय पी ली और तब तक कार भी ठीक होकर आ गई। चाय और बिस्किट के पैसे देकर जैसे ही दोनों कार में बैठे तो ममता जी ने कहा, आश्रम नहीं, आश्रम से आगे जो पिकनिक स्पॉट है वहाँ चलते हैं। ऐसा कहते हुए ममता जी ने रेडियो पर एफएम का बटन दबा दिया, जिस पर गाना बज रहा था, अकेले हैं तो क्या गम है, चाहे तो हमारे बस में क्या नहीं। बूढ़ी औरत की बातें ममता जी के दिल पर बार बार चोट करने लगी। उस बूढ़ी औरत से मिलकर आज ममता जी के होठों की मुस्कान लौट आई थी और चेहरे पर पिछले 1 महीने से जो गम के बादल छाए हुए थे वह भी छट गए थे। उस अकेली झोपड़ी वाली बूढ़ी औरत ने उनका मन ऐसे बदला कि उन्होंने अपने को ही बदल डाला। जिस बात को लेकर पिछले 1 महीने से वह बहुत ज़्यादा परेशान थी, उनके मन को शांति नहीं मिल रही थी। एक झोपड़ी में रहने वाली अकेली बूढ़ी औरत ने उन्हें इस दुनिया का सार समझा दिया था। घनश्याम जी यह देखकर आश्चर्यचकित थे कि ममता तो आश्रम जाने वाली थी, फिर अचानक अब पिकनिक स्पॉट जाने की बातें कर रही है। आखिर कारण क्या है। ममता जी का मुंह पहले लटका हुआ था, अब होठों पर मुस्कान है। आखिर इसका कारण क्या है। उन्होंने ममता जी से जानने की कोशिश की, ममता आखिर बात क्या है। पहले हमेशा हंसती खेलती दिखने वाली ममता अचानक से शांत क्यों हो गई थी। फिर अचानक आज उस बुढ़िया से मिलने के बाद आश्रम जाते जाते पिकनिक स्पॉट जा रही हो। तुम्हारे अंदर आखिर चल क्या रहा है। आखिर मुझे भी तो कुछ बताओ ना। हाँ जी, आपने सही सवाल किया है। इसका मतलब है आप सब नोटिस करते हैं। ममता जी ने खिलखिलाते हुए कहा, अरे भाग्यवान, कैसी बातें कर रही हो। मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारा हम सफ़र हूँ। मैं नोटिस नहीं करूँगा तो कौन करेगा। हाँ, ये बात तो ठीक कही आपने। ममता जी ने गाना गुनगुनाते हुए कहा, देखिए जी, जब हम इस दुनिया में अकेले आए हैं और अकेले ही हमने इस दुनिया से जाना है, तो क्यों किसी से उम्मीद लगाई जाए। बुढ़ापे में बच्चे अपने माँ बाप को 2 दिन भी अपने साथ बर्दाश्त नहीं करते, तो माँ बाप को भी बच्चों से उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। हम बच्चों को पालते पोसते हैं, उन्हें अच्छा रहन सहन देते हैं, लेकिन जब वही बच्चे बुढ़ापे में माँ बाप को बोझ समझने लगे तो ऐसी औलादों से क्या ही उम्मीद लगाएं। वो जो बुढ़िया थी उसे देखकर मैं बहुत प्रभावित हुई हूँ, वरना काफ़ी दिनों से मेरे अंदर एक बेचैनी थी। ममता जी अपनी धुन में बोले जा रही थी, लेकिन बेचैनी किस बात की ममता। घनश्याम जी ने बड़ी हैरानी के साथ पूछा। वो मैंने बेटे बहू की बातें सुन ली थी, या यूं कहो कि अचानक
मेरे कानों में उनकी बात पड़ गई थी। बुढ़ापे में माँ बाप किसी को नहीं चाहिए होते हैं। ऐसे ही हमारे बच्चों को भी अब हमारी जरूरत नहीं है। जब तक जरूरत थी उन्होंने अपना काम निकलवा लिया। बस जब काम खत्म तो माँ बाप बोझ लगने लगे। माँ बाप दिन रात एक करके अपने बच्चों को पालते पोसते हैं, हर कष्ट हर दुख सहन कर लेते हैं, लेकिन अपने बच्चों पर कोई मुसीबत नहीं आने देते। और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो अपने माँ बाप को भूल जाते हैं। माँ बाप के लिए तो बच्चे पूरी दुनिया होते हैं, लेकिन बच्चों के लिए उनकी बीवी और बच्चे ही पूरी दुनिया होते हैं। बोलते बोलते ममता जी शून्य में निहारती जा रही थी। फिर बोली, जब बेटे बहू की बातें सुनी तो टूट कर बिखर गई थी मैं, लेकिन अब खुद को संभाल लूंगी। तभी घनश्याम जी बोले, ममता तुम चिंता क्यों करती हो? अभी मैं जिंदा हूँ और तुम्हारे साथ हूँ, और मेरी भगवान से बस यही प्रार्थना है कि मेरे प्राण तुम्हारे प्राणों के साथ ही निकले। वो बूढ़ी औरत अकेली थी, उसका पति भी उसके साथ नहीं था, तब भी उसमें इतना हौसला था, और तुम्हारा पति तो तुम्हारे साथ है। इसलिए आज के बाद ऐसी फालतू बातें सोच सोच कर अपनी जवानी खराब मत करो, समझी मेरी श्रीमती जी। इतना सुनकर ममता जी जोर जोर से हंसने लगी। तब तक चलते चलते पिकनिक स्पॉट भी आ गया, जहाँ कुछ बुजुर्ग दंपत्ति भी थे और बहुत खुश थे। वहाँ दोनों ने अपना बहुत अच्छा समय बिताया और फिर वापस अपने घर को आ गए। आज उनमें नई उमंग तरंग वापस लौट आई थी। पत्नी को ऐसे देखकर घनश्याम जी भी बहुत खुश थे। अगले दिन पूजा करके जब हॉल की खिड़की पर वह खड़ी हुई तो देखा सूर्य की लालिमा खिड़कियों से अंदर झांक रही थी। उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वह उनका साथ निभाने आई हो। अतीत की बातों को भूलकर आज ममता जी जीवन में आगे बढ़ने का फैसला ले चुकी थी। बूढ़ी अम्मा की हिम्मत देखकर ममता जी के मन में भी कुछ करने की इच्छा जागी, तो उन्होंने घर के ग्राउंड फ्लोर पर एक कैफे खोल लिया और अपने साथ काम करने के लिए कुछ लड़कियां रख ली। घनश्याम जी भी ममता जी का पूरा साथ देते। ममता जी का दिन कब शुरू होता और कब खत्म होता उन्हें पता ही नहीं चलता। दोनों अब बहुत खुश रहते थे। धीरे धीरे उनके कैफे में लोग आने जाने लगे थे। स्कूल कॉलेज के बच्चे वहां आते और कॉफ़ी बर्गर खाते और ममता जी के साथ खूब गप्पे लड़ाते। ग्राहकों के साथ ममता जी खूब घुल मिल गई थी। उनका पूरा दिन कब बीत जाता हंसी ठिठौली में उन्हें पता ही नहीं चलता। अब जब भी ओम या सोम को माँ की जरूरत पड़ती, ममता जी एक सिरे से उनकी बात को नकार देती, कह देती कि वह बहुत व्यस्त है, उनके पास अभी समय नहीं है बेटे बहू के पास जाने के लिए। बेटे बहू समझ नहीं पा रहे थे कि जो माँ पहले उनके एक बार बुलाने से दौड़ी चली आती थी, वह अब लाख मनाने पर भी क्यों नहीं आती। वे लोग ममता जी से बार बार पूछते कि वह अपने बच्चों के पास क्यों नहीं जाना चाहती, लेकिन वह उनका कोई जवाब नहीं देती थी। अपने पिता से पूछते तो वे भी कह देते, अपनी माँ से ही पूछो। इस प्रकार दोनों बेटे मुंह लटकाकर मायूस होकर वापस चले जाते। लेकिन ममता जी ने अपने आत्मसम्मान को कभी ठेस नहीं पहुंचने दिया। यहाँ तक कि अपनी बेटी श्रद्धा के पूछने पर भी उन्होंने उसे कुछ नहीं बताया, क्योंकि वह जानती थी अगर बेटी को वह सारी बातें बता देगी तो अपने माँ बाप के लिए वह चिंता करेगी। इसलिए उन्होंने अपनी लड़ाई खुद से ही लड़ना सीख लिया और किसी से शिकायत नहीं किया। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आज की कहानी आप लोगों को कैसी लगी? आप क्या कहना चाहेंगे ममता जी के बारे में? क्या कहना चाहेंगे सोम और ओम के बारे में? और क्या कहना चाहेंगे घनश्याम जी के बारे में? आपकी जो भी राय है कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। चैनल में पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। कहानी को अंत तक सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।